चयनित स्टूडेंट उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। आज हम बात करेंगे एएनएम भर्ती को लेके। एएनएम भर्ती को जो लोग कोर्ट केस हुआ था, क्या कोर्ट केस की वजह से डीबी के रिजल्ट पे रोक लगा दी गई है, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा क्या डीबी और फाइनल कट ऑफ जा सकती है, उस पर भी अपडेट लेंगे। इसके अलावा एएनएम के बच्चों को कौन कौन से अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं डीबी के लिए, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे लोअर पीसीएस एएसओ लैब टेक्नीशियन अफसर सिपाही भर्ती को लेकर, और इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट 55-12 रिजल्ट को लेकर भी बात करेंगे कि रिजल्ट में कितनी देरी हो सकती है, देरी का रीजन क्या है, क्या आपकी जूनियर असिस्टेंट 55-12 की एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ जा सकती है, उस पर भी बात करेंगे। उससे पहले चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। इसके अलावा मेरा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल फॉलो करने के लिए दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहां जाकर मुझको फॉलो कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एएनएम भर्ती को लेकर, ठीक है। ये भर्ती जब से कंडक्ट हुई है तब से ये भर्ती न्यूज में रही है, ठीक है। और ऑलरेडी इस पर मैंने पहले भी आपसे कहा था कि देखिए इस भर्ती में आप कोर्ट केस ना ही करें तो ज्यादा बेहतर होगा। एकदम लास्ट ऑप्शन, जब आपके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है तब कोर्ट केस कीजिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि आपको भी पता है कि यूपी SSSC की कोई भी भर्ती अगर कोर्ट में जाती है फिर वो साल डेढ़ साल क्लियर ही नहीं हो पाती है। इसकी वजह से प्रेजेंट भर्ती भी डिले होती है और जो आने वाली भर्ती है नेक्स्ट भर्ती वो भी डिले होती है, ठीक है। तो फिलहाल बच्चों ने बात मानी नहीं और इसको लेके कोर्ट केस तो कर ही दिया, ठीक है। अब वो कोर्ट केस हुआ क्या है कि वो ठीक से पिटीशन दाखिल नहीं किया गया था, इस वजह से कोर्ट ने इस जो भी पिटीशन रिट जारी, जो भी रिट आपने कोर्ट में डाला था बच्चों ने, उसे खारिज कर दिया है। क्योंकि वो प्रॉपर नहीं था, इस वजह से उसे खारिज कर दिया गया। हड़बड़ी में पिटीशन डाला गया था और उस पिटीशन को फाइनली कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो सीधी साधी बात है कि किसी भी तरह की एएनएम की भर्ती पे कोई रोक नहीं लगी है। जो भी पिटीशन था वो पिटीशन कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया है, ना कि किसी तरह की डीबी पे रोक लगाई गई है। सबसे पहली बात, जो बच्चे परेशान है कि डीबी पे कोर्ट ने रोक लगा दी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी आपका प्रोसेस जो भर्ती का है वो एकदम स्मूथली रन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और डीबी आपकी कंडक्ट कराई जाएगी, बिल्कुल कराई जाएगी, क्योंकि अभी फिलहाल कोई केस आपकी भर्ती को लेके नहीं है, ठीक है। और डीबी जो आपकी कंडक्ट होगी उसमें आमतौर पे मान के चलिए 15 गुना 20 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। यानी जो आपकी 5272 सीटें हैं, इसका लगभग 15 गुना, कभी कभी 20 गुना भी बुलाया जा सकता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है आयोग पे, वो कितना गुना बच्चों को बुला सकता है, ठीक है। और डीबी में हो सकता है मैक्सिमम बच्चे आपको डीबी देखते हुए भी दिख जाए, लेकिन डीबी में बैठने का मतलब ये नहीं है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि डीबी से जो फाइनल की कट ऑफ होगी उसमें लगभग कभी कभी 12 से 15 नंबर, यानी मिनिमम 10 नंबर का, मैक्सिमम 15-16 नंबर का भी फर्क आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो जो आपकी इसमें डीबी कट ऑफ हो सकती है, ठीक है, डीबी की कट ऑफ आपकी जो एएनएम की जा सकती है वो लगभग मान के चलिए यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ये तीनों की सेम डीबी कट ऑफ होती है, ठीक है। यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की दोनों की सेम डीबी कट ऑफ होती है। तो लगभग मान के चलिए कि ये जो आपकी डीबी कट ऑफ है ये लगभग 55 से 57 के बीच में आपको देखने को मिल सकती है। इन तीनों की, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की 55 से 57 के बीच देखने को मिल सकती है, ठीक है। वहीं आपकी अगर एससी कैटेगरी की बात करें, यानी शेड्यूल कास्ट कैटेगरी की बात करें, तो वो लगभग मान के चलिए आपका 43 से 45 के बीच में हो सकता है आपको डीबी देने का मौका मिल जाए। वहीं ट्राइबल यानी एसटी कैटेगरी की बात करेंगे तो एसटी कैटेगरी का लगभग मान के चलिए कि आपका लगभग मान के चलिए कि 38 से 40 के बीच में भी हो सकता है आप डीबी दे सके, ठीक है। तो एएनएम की जो डीबी है एएनएम का, तो एएनएम की डीबी का जो कट ऑफ है वो लगभग इतना मेरे हिसाब से जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन डीबी से सिलेक्शन नहीं होता है, फाइनल जो कट ऑफ जो होती है उस पर सब कुछ डिपेंड करता है। तो जो फाइनल इसकी कट ऑफ जा सकती है वो, अगर यूआर कैटेगरी की बात करें, अनरिजर्व कैटेगरी की, तो मेरे हिसाब से यूआर कैटेगरी की कट ऑफ भागती है। उसका रीजन है ओवरलैपिंग। ओबीसी के बच्चे यूआर में, ईडब्ल्यूएस के बच्चे यूआर में, तो लगभग मान के चलिए कि 67 से 69 तक जा सकती है। 67 से 69 हो सकता है, इससे 1-2 नंबर ज्यादा भी चल जाए, यानी 70-71 भी चल जाए। पर मुझे जहां तक लगता है 67 से 69
यूआर की कट ऑफ जाएगी, वहीं ओबीसी की भी कट ऑफ में कोई बड़ा फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये लगभग मान के चलिए 65 से 67 के बीच में आपकी ओबीसी की कट ऑफ रहेगी। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये भी लगभग 63 से 65 के बीच में ही आपका ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ घूमेगी, ठीक है। वही एससी कैटेगरी यानी शेड्यूल कास्ट कैटेगरी की लगभग बात करें तो ये मान के चलिए लगभग 56 से 58 के बीच में आपकी कट ऑफ हो सकती है, और या हो सकता है इससे भी आपको ज्यादा देखने को मिले। अगर ये 59 से 60 के बीच में भी देखने को मिलेगा, 59 से 61 के बीच में तो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि इस समय एससी की जो कट ऑफ है वो भी काफी अच्छी खासी जा रही है। एससी में भी बच्चे काफी अच्छा स्कोर कर रहे हैं, तो हो सकता है इससे भी प्लस आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। वही एसटी कैटेगरी की बात करें यानी शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी की बात करें तो लगभग मान के चलिए 50 से 53 के बीच में आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये आपकी फाइनल कट ऑफ मुझे लगता है जहां तक जानी चाहिए, ठीक है। हालांकि इसमें ऑलरेडी जो वर्क कर रहे हैं संविदा पर या उस पर, उनके लिए तो बोनस पॉइंट है, तो उनको हो सकता है ज्यादा मार्क्स भी देखने को मिले, पर मुझे जहां तक लगता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये होनी चाहिए। बाकी जो फाइनल कट ऑफ आयोग जारी करेगा वही फाइनल होगा। इससे ज्यादा अगर चली गई कट ऑफ तो उसमें भी कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं होगी। मैं आपको पहले ही क्लियर बता दे रहा हूं, इससे ज्यादा भी जा सकती है, कम जाने के चांसेस कम है, ठीक है। कम जाने के चांसेस कम है, ज्यादा बिल्कुल जा सकती है, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की, और वो इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट डीबी में तैयार रखने हैं, ठीक है। देखिए अब जो आयोग की डीबी होनी है वो ऑनलाइन होनी है, ठीक। आयोग की जो भी डीबी होगी वो ऑनलाइन आपको देखने को मिलेगी। तो आपको डॉक्यूमेंट्स जो अपने तैयार रखते हैं, जो ऑनलाइन आप अपलोड करेंगे, उसमें सबसे पहले आपकी 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। 10th की मार्कशीट और आपका सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट और आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि यही आपका एज प्रूफ होता है, ठीक। यही आपका एज प्रूफ होता है। इसके अलावा जो एएनएम की मार्कशीट होगी, ठीक, एएनएम की मार्कशीट होगी, एएनएम की मार्कशीट होगी या एएनएम की मार्कशीट होगी, एएनएम की डिग्री होगी, डिप्लोमा जिन्होंने किया है तो एएनएम का डिप्लोमा होगा, ठीक है। वो भी आपका, उसका भी आपको तैयार रखना है, ठीक है। उसकी भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको तैयार रखना है, ठीक। इसके अलावा आपके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है, कास्ट सर्टिफिकेट वो भी आपका होना चाहिए, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। ओबीसी, एससी और एसटी का जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो पुराना भी है तो भी चल जाएगा, लेकिन जो ईडब्ल्यूएस का कास्ट सर्टिफिकेट है वो भर्ती के फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, ठीक है। भर्ती के फाइनेंशियल ईयर का है तो ही मान्य होगा, अगर भर्ती के फाइनेंशियल ईयर का नहीं है तो नहीं मान्य होगा। वो भी भर्ती के जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, तब तक आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। अगर आपका तब तक का ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं बना है तो आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अनवैलिड हो जाएगा और आप यूआर कैटेगरी में ट्रांसफर हो जाएंगे। निकाला नहीं जाता है, आपको यूआर कैटेगरी में आपका रिजल्ट आता है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन ये रहता है कि मैक्सिमम इसमें सारे बच्ची लड़कियां हैं, तो उनका जो जिनकी शादी हो गई उनका कास्ट सर्टिफिकेट किधर का मान होगा, तो हमेशा याद रखिए कास्ट सर्टिफिकेट आपके फादर साइड का मान होगा, ठीक है। पिताजी के साइड का ही कास्ट सर्टिफिकेट मान्य किया जाएगा। हस्बैंड के साइड का कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होता है, फादर के साइड का कास्ट सर्टिफिकेट होता है। अब जो जो कास्ट सर्टिफिकेट यूज करेंगे उनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ठीक है। जो जो कास्ट सर्टिफिकेट यूज करेंगे उनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, यानी यूपी के निवासी होने चाहिए। अदरवाइज आपको कास्ट सर्टिफिकेट, अदरवाइज आपको कास्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चों के लिए इनवैलिड है। उनके पास अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। बाकी हर किसी के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर उसे किसी भी तरह का यूपी में बेनिफिट लेना है कोटा को लेके, चाहे वो एनसीसी को लेके चाहे किसी चीज को लेके, ठीक है। अब एनसीसी की बात आई गई है तो एनसीसी का बी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम बी सर्टिफिकेट तो होना चाहिए, ए सर्टिफिकेट नहीं माने, बी सर्टिफिकेट आपके पास लगभग होना चाहिए। इसके अलावा गवर्नमेंट की आइडेंटिटी कार्ड होनी चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट का आईडी कार्ड होना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आता है एनओसी, ठीक है। एनओसी होता है नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये केवल उन बच्चों के लिए है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और वो अपना वो जॉब छोड़ के इस जॉब में आना चाहते हैं, तो उनके लिए ही एनओसी का सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप प्राइवेट में काम कर रहे हैं तो आपका एनओसी नहीं लगेगा, और अगर आप कोई भी काम नहीं कर रहे हैं तो आपका एनओसी नहीं लगेगा, ठीक है। इसके अलावा आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो
6 रख लीजिएगा, पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है। हालांकि फोटो अब अपलोड ही करना है, वहां पे ले तो जाना नहीं है, ये डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करने हैं। अब इन सारे डॉक्यूमेंट में अगर कोई गलती होती है, मान लीजिए किसी भी तरह की गलती आपको देखने को मिलती है, स्पेलिंग मिस्टेक एक्सेट्रा की, तो उसके लिए देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। उसके लिए एक एफिडेविट बनता है, ठीक है, एफिडेविट, ठीक है, एफिडेविट बनता है, ये आपका कचहरी से बनता है, वहां से आप बनवा लेंगे। जिन जिन डॉक्यूमेंट में आपकी गलती होगी, एक ही एफिडेविट में वो गलती को आप एक्सप्लेन कर देंगे और इसको भी आप उसके साथ अपलोड कर देंगे। इससे आपका वैलिड मान लिया जाएगा वो गलती, और आपके पास वापस सर्टिफिकेट लौट के नहीं आएगा। या आपको रीअपलोड का भी, और रीअपलोड का ऑप्शन अगर देते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन रीअपलोड में भी आप कहां से इतना जल्दी आप डॉक्यूमेंट सही करके भेज पाएंगे। तो वही एफिडेविट से आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी अगर किसी भी तरह का मिसप्रिंट या गलती होगी, ठीक है। तो ये चीजें आपको एएनएम के बच्चों को तैयार रखनी है अपनी, ठीक। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट भर्ती की। तो अगली इंपॉर्टेंट भर्ती आपकी लोअर पीसीएस ईएसओ भर्ती को लेके है। तो देखिए इन दोनों में से, लोअर पीसीएस में से और ईएसओ में से कोई एक भर्ती आपको जल्दी देखने को मिल जाएगी, ठीक है, चाहे वो ईएसओ की हो और चाहे वो लोअर पीसीएस की हो। लोअर पीसीएस की भर्ती कंबाइंड में आ रही है, लेकिन कुछ स्पेशल पोस्ट है जिसके लिए स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए होता है, वो उस कॉम्बिनेशन में नहीं है, ठीक है। बाकी जो बैचलर डिग्री नॉन है के सारे पोस्ट है वो सारे कंबाइन होकर लोअर पीसीएस में आएंगे। एएसओ में भी आपको 1800 सीटें देखने को नहीं मिलेगी, तभी सीटें देखने को मिलेगी, अगर बहुत होगा तो 1100-1200 सीटें देखने को मिलेगी। नो डाउट है 1800 खाली है, लेकिन आयोग कितनी वैकेंसी निकालता है उस पर भी डिपेंड करता है। और जहां तक लगता है कि 1100 से 1200 वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है एएसओ में। इसके बाद लैब टेक्नीशियन और उसके बाद अबकर सिपाही, यानी इन 4 भर्ती एकदम आयोग के पास तैयार बैठी हुई है, बस आयोग इन्हें कभी भी जारी कर सकता है और होली से पहले आपको कोई एक या 2 भर्ती देखने को भी मिल जाएगी। तो लगातार अगर भर्ती निकलेगी तो यही 4 भर्ती पहले निकलेगी, ठीक है। पहली लोअर पीसीएस, ईएसओ, लैब टेक्नीशियन, आबकारी सिपाही। अब ये देखना है इनमें से कौन वो पहले जारी करता है, ये आयोग पर डिपेंड करता है। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की, तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट जूनियर असिस्टेंट 55-12 को लेके, ठीक है। इसको लेके बहुत बच्चे परेशान हैं, ठीक है। अभी तक ये था कि इसका रिजल्ट सबसे पहले जारी होगा, लेकिन इसमें हुआ क्या, 2 केस पड़ गए, ठीक है। 2 तरह की रिट इसमें पड़ी है, 2 केस इनका कोर्ट में चल रहा है। पहला रिट जो जारी हुआ वो आपका क्वेश्चंस को लेके हुआ, ठीक है। क्वेश्चंस को लेके कोर्ट में बच्चे पहुंच गए। 3 क्वेश्चन को लेके बच्चों का ऑब्जेक्शन था। क्वेश्चन नंबर 26, 79 और 84, 26, 79 और 84 को लेके बच्चों का ऑब्जेक्शन था और इसके लेके बच्चे कोर्ट में चले गए हैं, जिसकी वजह से ये भर्ती का रिजल्ट लटक गया है। दूसरा, कुछ बच्चे टाइपिंग को लेके भी गए हैं, किसको, टाइपिंग को लेके भी गए हैं। टाइपिंग में कुछ एरर था, स्क्रीन गायब हो गई या वो कीबोर्ड काम नहीं कर रहा था, उसको लेके भी बच्चे गए हैं। तो जो जो बच्चे इस रीट को भी लेके गए हैं उसमें जल्दी हो सकता है आपको रीटाइपिंग देखने को मिले, ठीक है। रीटाइपिंग का मौका मिलेगा उन बच्चों को जिन्होंने पिटीशन डाली हुई है, ठीक है। जिनका पिटीशन में नाम है उनको रीटाइपिंग का मौका मिलेगा। तो अभी ये जो 2 केसेस हैं, इनकी वजह से ये भर्ती जो अभी इसका रिजल्ट फाइनल क्लियर होने वाला था वो लटक गई है और अभी इस रिजल्ट को आने में समय भी लग सकता है, क्योंकि जब रीटाइपिंग का आदेश आएगा तो फिर से रीटाइपिंग की डेट आएगी, रीटाइपिंग होगी। दूसरा, इस क्वेश्चंस को लेके भी हो सकता है आपको या तो फुल मार्क्स मिले या तो कुछ भी ना मिले, ठीक है। तो ये 2 कंडीशन आपके आमोनन है जो आपको देखने को मिल रहे हैं। तो फिलहाल अभी ये रिजल्ट थोड़ा और डिले होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। बाकी इसमें जो आपका फाइनल कट ऑफ है, इसको फाइनल कट ऑफ जो जूनियर असिस्टेंट का है वो ये लगभग मान के चलिए एक्सपेक्टेड अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ है वो लगभग ये मान के चलिए 56 से 58 अगर आपके मार्क्स हैं तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन है। ओबीसी में अगर 54 से 56 आपके मार्क्स हैं, ईडब्ल्यूएस में अगर आपके 52 से 54 मार्क्स हैं तो फिर आपके बिल्कुल चांसेस हैं होने के, ठीक है। इसके अलावा आपका जो एससी है उसमें 45 से 47 मार्क्स अगर आपके हैं तो बिल्कुल चांसेस है आपका जूनियर असिस्टेंट 55-12 में सिलेक्शन होने का। वहीं अगर बात कर ले एसटी कैटेगरी की तो इसमें आपका 35 से 35 नंबर पे चांसेस है, बिल्कुल आपका हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा फीमेल की अगर हम बात कर ले तो फीमेल का लगभग मान के चलिए
47 से 49 आपका है तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो ये आपके लगभग फाइनल कट ऑफ है जूनियर असिस्टेंट 55 मारा के। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि भागेगा, लेकिन इसके रिजल्ट में अभी देरी आपको देखने को मिलेगी और उसका रीजन है एक तो रीटाइपिंग होना, दूसरा इस क्वेश्चन का रीड जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आपका रिजल्ट, जब तक कोर्ट में सीधी सिंपल बात, तब तक रिजल्ट जारी होने में डिले होता रहेगा। और उस बीच अगर डीबी कंडक्ट होने लगी तो और थोड़ा डिले आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।